मेरा नाम नितिन डंसिना है और मैं पीजीडीसीए का स्टूडेंट हूँ। आज मैं जिस विषय वस्तु पर आपको यहाँ प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ वो महिला सशक्तिकरण और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर यानी कि बेटियों के महत्व पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो प्रेजेंटेशन है, अगर हम चर्चा करें इस विषय पर कि हमको इस विषय वस्तु पर चर्चा करने की आवश्यकता ही क्यों है, तो वो मुख्य बात है यहाँ पे कि आज हमको इस विषय वस्तु पर चर्चा क्यों करना पड़ रहा है। भले ही भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया हुआ है, अनेक यहाँ पे परंपराएं रीति रिवाज से संपन्न, सांस्कृतिक परंपराओं से संपन्न देश है, फिर भी यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध कई प्रकार के अत्याचार और होने वाले आए दिन की घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इस विषय वस्तु पर चर्चा करना आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेजेंटेशन महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों के महत्व पर जो ये टॉपिक है। तो मैं आगे आता हूँ और रूपरेखा देख लेते हैं कि किन विषय वस्तु पर आज हम बात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है और क्यों इस विषय पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता हो रही है। दूसरे जब आएंगे तो हम देखेंगे सामाजिक कुरीतियां एवं महिलाओं के समक्ष जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्यों ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तीसरी जो चीज है जो हम देखेंगे वो है बालिका एवं महिला सुरक्षा संबंधी कानून एवं कार्यरत संस्था। महिलाओं को लेकर के, बालिका सुरक्षा को लेकर के कौन कौन सी कानून बनाए गए हैं हमारे देश में और कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, इन पर हम आगे चल करके देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमें क्या करने की आवश्यकता है और इसका सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आगे आते हैं। इसके बाद की अब स्थिति देख लेते हैं, भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो स्थिति को पता लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो लिंगानुपात होता है। किसी भी देश का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, किसी क्षेत्र विशेष का जब लिंगानुपात हम देखते हैं तो इससे ही हमको पता चलता है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है। और इसका सबसे मेन जो बिंदु होता है वो जनसंख्या होता है। लिंगानुपात क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो 1000 की जनसंख्या होती है पुरुषों की संख्या, उस पर कितनी महिलाएं हैं, उन जनसंख्या को जब काउंट किया जाता है तो हम उसको लिंगानुपात कहेंगे। अब भारत के विषय वस्तु में देखें तो जनगणना तो 2011 में हुई है, तो हमारे पास 2001 और 2011 के जो आंकड़े उपस्थित हैं। तो आप 2011 के आंकड़ों में देख पाएंगे कि भारत में जनसंख्या प्रति व्यक्ति पुरुषों में जो है 943 महिलाएं हैं। ये 2011 की बात है। जब आप 2001 से इसकी तुलना करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 2001 में ये 927 थी। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि 2011 में तो सुधार हुआ है, 943 हो गए हैं, पर ये तो हुआ 6 वर्ष से ऊपर के जो बच्चियां हैं और महिलाएं हैं उनके लिंगानुपात। अब बात आती है छोटे बच्चों की, 0 से लेकर के 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष से जो कम आयु की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, बच्चियां कहेंगे उनको, बच्चियां हैं, उनके विषय में देखें तो ये चिंता का विषय है। 2001 की आप आंकड़े देखेंगे और 2011 के आंकड़े देखेंगे तो उसमें आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना में आप पाएंगे कि ये 918 हो गया है और अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो वो जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं जो सेंसेक्स देती हैं, जो समय समय पर क्षेत्र विशेष की जनगणना करती रहती हैं और आंकड़े देती हैं, वहां पे ये जो बच्चियां हैं वो भ्रूण हत्या के केस बढ़ने के कारण अभी लिंगानुपात एकदम निम्न स्तर पर पहुंच गया है और दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। ऐसा नहीं कि हर घंटे में ये कम होते जा रहा है, हर क्षेत्र विशेष में देखें तो जब नया आंकड़ा आएगा, 2021 में होना था जनगणना लेकिन नहीं हो पाया कोरोना के कारण, तो जब नए आंकड़े आएंगे तो हो सकता है कि ये समस्या और गंभीर रूप ले ले, तो इस विषय पर बात करने की आवश्यकता हमको तभी पड़ती है। अब आगे हम देखते हैं कि स्थिति के पश्चात ये कुछ आंकड़े हैं देश के। भले भारत बहुत बड़ा विकासशील देश कहलाता हो लेकिन इसके पड़ोसी देश से भी आप अगर कंपैरिजन करेंगे, इसका देखेंगे, तुलना करेंगे तो जो भारत के पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल हो या म्यांमार हो या फिर चाइना हो, इधर देखेंगे तो इनकी स्थिति हमसे अच्छी है। इनकी स्थिति हमसे अच्छी है। हम विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है, फिर भी महिलाओं के सम्मान की बात रोज होती है हमारे देश में, फिर भी हमारे देश में आप देख पाएंगे कि लिंगानुपात महिलाओं का काफी कम है। तो ये भी हमारे देश में एक चिंता का विषय है, जिसके कारण से हमको महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर, बालिका सुरक्षा जैसे विषयों पर बात करने की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं सामाजिक कुरीतियां महिलाओं के समक्ष समस्याएं कौन कौन सी है। इस पर हम बात करेंगे कि महिलाओं पर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, उन पर कैसे शारीरिक शोषण होता है, भावनात्मक दुर्व्यवहार क्या होता है। बच्चों के विषय में आएंगे, छोटी बच्चियों पर तो बाल श्रम क्या होता है, साक्षरता दर में कमी क्यों है, बाल यौन शोषण क्या होता है और भारत में कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा, इन पर आगे हम बात करेंगे। इनमें सबसे मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं तो सबसे पहला आता है महिलाओं पर अत्याचार। महिलाओं पर अत्याचार मतलब होता है हिंसक अपराध। जो अपराध की श्रेणी उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, लेकिन एक आपके सामने बहुत ही हैरान करने वाला डाटा ये है कि प्रत्येक 26 में से आप देखेंगे कि हर महिलाओं के खिलाफ हर अपराध कितने दर्ज होते हैं, तो उसमें से प्रत्येक 26 में से 10 अपराध ऐसे होते हैं जो साजिश
शादीशुदा महिला होती हैं, शादी के पश्चात उनके घर में उनको या तो टॉर्चर किया जाता है या दहेज के नाम पर या फिर मारपीट किया जाता है। वह ऐसे केसेस 26 में से 10 केस ऐसे होते हैं। उसके बाद जो 26 में से 3 केस होते हैं वो अपहरण, बलात्कार जैसे केस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले केस होते हैं। वो इस प्रकार के केस 3 केस होते हैं हर 26 में से। और देश में बात करें तो जो जितने स्टेट हैं उसमें सबसे ज्यादा ऐसे केसेस के मामले में देखें तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ये तीनों टॉप पर हैं इन क्राइम के मामलों में। महिलाओं के सुरक्षा के विषय में सवाल जब उठता है तो ये तीनों स्टेट सबसे पहले नंबर पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक, बाल उत्पीड़न या शारीरिक शोषण। बाल उत्पीड़न ये ज्यादातर बच्चियों पर होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कई जगह पर आप देखेंगे ये दिखाई नहीं देती, हो रहे हैं हमारे समाज में, लेकिन ये सामने नहीं आ पाते। कारण ये है कि अभी हमारी जो कानून व्यवस्था है वो काफी वीक है, और जो शिक्षा का प्रसार है और शैक्षिक जो लैंगिक समानता या फिर शिक्षा दर में जो कमी है उसके कारण ये सामने उभर के नहीं आ रहा। तो बाल उत्पीड़न क्या होता है? बच्चों को चोट पहुंचाना, उनसे काम करवाना, उनको टॉर्चर करना। कई जगह पर होता है, आप पुराने जमाने की मूवी में भी देख पाएंगे कि वो दिखाया गया कहीं कहीं पर बच्चों के साथ टॉर्चर होता है, जिनकी माताएं नहीं होती, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनसे काम कराया जाता है, बच्चियां होती हैं उनसे। तो ये बाल उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। उनको मारना, पीटना, जलाना, तोड़ना, हड्डी तोड़ देना, बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं बीच में। भावनात्मक दुर्व्यवहार है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। भावनात्मक दुर्व्यवहार मतलब किसी के इमोशन के साथ खेलना। छोटी बच्चियां होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनको टॉर्चर किया जाता है, मानसिक पीड़ा देना, ये भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है और ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसकी वजह से कई छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 16 साल के कम, वो कई बार सुसाइड जैसे केसेस सामने जो आते हैं वो इसी के कारण आता है। कई बार उनको ऐसे कुछ बातें बोल देना जिनसे उनका मानसिक तनाव बढ़ जाए, और इस प्रकार से जब वो सुसाइड कर देते हैं तो ये ऐसे केसेस भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को ठीक से समझ आ गया हो? किसी को क्वेश्चन हो तो आप बीच में जरूर पूछ सकते हैं मेरे से। आगे आते हैं, ये आप कुछ चित्र हैं जिनके माध्यम से समाज को बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन वही है, देखते हैं फिर भूल जाते हैं। मानसिक चेतना नाम की कोई चीज हमारे समाज में भी तक आ नहीं पाई है, इस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगला आते हैं हम साक्षरता दर में। सबसे मेन कारण है शिक्षा। अगर किसी भी देश के विकास की बात करें तो शिक्षा, वहाँ का जहाँ शिक्षा बेटर है वहाँ की स्थिति भी आप देख पाएंगे कि वो विकसित देशों की श्रेणी में आ चुके हैं। भारत में बात करें महिला शिक्षा पर, पहले की तुलना में काफी सुधार हो गया। जब आप प्राचीन काल इतिहास से देखते आएंगे उठा करके तो उससे तो देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां आप देखेंगे तो शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है। यहाँ भी एक ऐसा डाटा है कि 74.4% 2011 के आंकड़े हैं। हो सकता है अभी जो नया आंकड़ा है उसमें ये बढ़ जाए, सुधार हो जाए, पर फिर भी अभी भी शिक्षा का स्तर में काफी गिरावट है। हमारे देश में इसमें सुधार करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। अगला आते हैं बाल यौन शोषण। ये भी इसमें एक सबसे रोचक आंकड़ा है वो मैं ये बताऊंगा कि भारत में आप देखेंगे कि हर 155 मिनट में 16 साल की जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं उनके साथ रेप होता है। हर एक बच्ची के साथ हर 155 मिनट में। तो सोचिए कितने एक दिन में कितने होते हैं। हर 155 मिनट में एक रेप केस 16 साल से कम उम्र के। वो ज्यादा उम्र वाले हैं वो अलग है, जो बाकी रेप के साथ ये बच्चों के साथ होने वाले केसेस है हर 155 मिनट में। तो आप देख सकते हैं हमारे देश की स्थिति न भले ही कितना बड़ा विकासशील देश हो, फिर ये स्थितियां हमारे देश के जो बाकी देश की तुलना में है वहाँ पे हमें शर्मिंदगी महसूस कराती है। यौन शोषण का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उनकी अश्लील तस्वीर खींचना, उनको टॉर्चर करना, उनको ब्लैकमेल करना और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इस श्रेणी में आती हैं। तो ये भारी चिंता का विषय है। इस पर हम सबको, ना केवल हमें बल्कि पूरे समाज को विचार करने की आवश्यकता है और हमारे विचारधारा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भारत में कन्या उत्पीड़न, ये सारी चीजें एक साथ रिलेट हैं। जब महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा के विषय पर जब कोई बात आती है तो ये सारी विषय एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या भी महिलाओं के साथ होने वाला एक अपराध है। उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रेशर बनाया जाता है कि हमको लड़का चाहिए, और अक्सर महिलाओं पर ही आरोप लगते हैं। कई फैमिली में तो आप देखेंगे कि आप ये गांव देहात की बात है, वहाँ ये होता है कि जब महिलाओं पर जो पहले से पता चल जाता है लिंग परीक्षण के बाद कि अब ये तो लड़की नहीं है, लड़का पैदा होने वाला है, तो वो काफी खुश। और जब लिंग परीक्षण में ये पता चल जाता है कि नहीं ये तो लड़की होने वाली है,
तब उस फैमिली पर प्रेशर बनाया जाता है, उस महिला पर प्रेशर बनाया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारी वजह से हमें लड़की पैदा हो रही है, और ये सामाजिक कुरीति है। तो इस पर कविता तिवारी भी है, हमारी प्रसिद्ध कवियत्री हमारे देश की, उनकी एक कविता है। वो कविता क्या है? बेटियों पर लिखी हुई कविता है। उन्होंने कहा है कि बेटियों के महत्व को समझाते हुए बताया, बेटी जो भ्रूण हत्या होती है उसमें एक सचित्र वर्णन किया उन्होंने, और वर्णन क्या था? उन्होंने उसे इमोशनली बताया कि एक बेटी है, अभी वो कोख में है, छोटी सी बच्ची है, और इस